बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चंद अहम बातें आपके सामने रखनी है। एक तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बहुत से दोस्तों का जो कमेंट्स के अंदर, बल्कि मुझे कुछ एक दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया और कुछ मशवरे भी दिए हैं कि क्या चीज़ ऐड हो सकती है वीलॉग्स के अंदर और किस तरह की क्लिप्स वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डेफिनेटली एजेंडा के ऊपर है और मैं बहुत ममनून हूँ कि आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इन व्लॉग्स के अंदर, या हम अगर इसके कंटेंट से मुतमईन हैं। यकीनी तौर पर इसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है और मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ कि आप वक्त निकालते हैं, ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उसके अंदर कमेंट करते हैं, तो मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो जब मेरे किसी बात पर तनकीद भी करते हैं तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि एटलीस्ट आप उसको रद्द नहीं कर रहे, आप उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके नज़दीक मेरा जो नुक्ता नज़र है या मेरा ओपिनियन है वो गलत है और उसको दुरुस्त होना चाहिए, या आपको लगता है कि जो मेरा नुक्ता नज़र है वो सही नहीं है। ये बड़ी अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जो मामलात हैं वो आपके सामने रख लेते हैं। कुछ डेवलपमेंट्स जो कल हो रही थी वो मैंने आपके सामने बताई थी, लेकिन अब कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बहुत तबाहकुन है। एक जो वर्ल्ड बैंक की रिसेंट रिपोर्ट है पाकिस्तान के मुआशी हालात के ऊपर, उसको अगर आप रिपोर्ट को उसका बगौर उसकी रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन उस रिपोर्ट को आप पढ़ें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि हमारे इस वक्त मसाइल हैं क्या और हम हैं किधर। एक तो पहले आपके सामने ज़रा मैं वो भी रखना चाहूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुल्क के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है वो बतदरीज बढ़ती रहेगी। बेशक पेट्रोल की कीमत बताया जा रहा है कि यकम अक्टूबर को कम होगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम हो रही है पेट्रोल की प्राइस, तो शायद कम हो जाए 10-12 रुपये। लेकिन हमारे लिए हालात तब्दील शायद उस तरह नहीं होंगे, क्योंकि बिजली की कीमत अब मज़ीद बढ़ेगी। और मैंने आपको बार बार कहा है कि दिसंबर के अंदर तो बहुत इम्पैक्ट नज़र आएगा हमारे बिलों के ऊपर भी और हमारे ओवरऑल ज़िंदगी के ख़र्चों के ऊपर भी। ज़रा इसके वाले से बात हो जाए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखना है। इमरान खान साहब की बिल आखिर समात के लिए रख ली गई है वो बेल एप्लीकेशन, जिसकी वजह से वो आज तक, क्योंकि उनकी तोशाखाना केस के अंदर सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, उनकी बेल हो चुकी है, वो साइफ़र केस के अंदर अभी तक जुडिशल रिमांड पर हैं। वो बेल उनकी लगी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी है। क्या वो बेल हो सकती है, नहीं हो सकती, उसके प्रॉस्पेक्ट्स आपके सामने रखेंगे। आगे जाके एक बदकिस्मत एलिमेंट जो हमारे मुल्क की सियासत के अंदर है कि ठीक है बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन एक केस चल रहा है जो इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी से मुताबिकत रखता है। एक वो उनकी एलिजिडली उनकी जो साहबजादी टेरियन उनका केस था। एक केस था वो निकाह वाला है कि इद्दत के दौरान निकाह किया गया और वो सारा, अब उसके ऊपर कभी नोटिस इशू होता है, कभी क्या होता है। मैं ज़रा उसकी हकीकत भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। आपके सामने चंद ऐसे आज मैं फैक्ट्स रखूँगा आपकी कौमी एयरलाइन के हवाले से, जो कि आप सुनकर जानकर हाथ कानों को लगाएंगे और आप सर पकड़ लेंगे कि हमारे साथ हो क्या जा रहा है। सबसे पहले आपको ज़रा मैं बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने हमारे बारे में क्या कहा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है जी कि आपका मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर है। अगर आप अपने मुल्क के अंदर जो फालतू ख़र्चे हैं जो कि हम बेदरक करी जाते हैं, डेवलपमेंट भी है, सब कुछ है, वो कहते हैं अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप ठीक नहीं होंगे। अगर आप ज़राई ज़मीनों के ऊपर जो लोग ज़राअत से पैसे कमाते हैं, अगर आप उनको टैक्स नेट के अंदर प्रॉपरली नहीं लाएंगे, उनसे टैक्सेस नहीं लेंगे, तो आपका मुल्क कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। अगर आप रियल इस्टेट के ऊपर टैक्सेस प्रॉपरली नहीं उन्हें रेगुलेट करेंगे और नहीं लेंगे तो मुल्क आपका दुरुस्त नहीं हो सकता। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले 9.5 करोड़ लोग होंगे हैं जो सतह गुर्बत से नीचे हैं, 1.25 करोड़ का इजाफा हो गया उनके अंदर। अब हम इस वक्त 24 करोड़ हमारी तादाद है। अब आप ये देखिए, इस वक्त अगर आप नॉर्मल हाउस होल्ड या घराना उनमें बात कीजिए तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपनी कमाई से अपना घर पूरा कर रहा है, और एटलीस्ट उनकी तादाद बढ़ रही है विद एवरी पासिंग डे। और जो सतह गुर्बत से नीचे हैं वो तो वर्ल्ड बैंक ने बताया, और वो वर्ल्ड बैंक के बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है। बदकिस्मती से ना आज तक हम फलाई रियासत बन सकें, कर्ज़ों के अंदर डूबी मीशत है, अल्ले तल्ले हमारे वही कुछ हैं। आज भी हम बहुत सारे काम फजूल हैं जिनको हम करते हैं। बहुत से लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि सरकारी खर्च बहुत है, सरकारी खर्च बहुत है, फ़लाने ने ये गाड़ी रख ली, फ़लाने ने वो कर लिया। देखिए, जो काम तो ज़रूरी हैं वो ज़रूर किए जाएँ, लेकिन मैं आपको एक मिसाल ज़रूर देना चाहूँगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में जो अफसरशाही है, जो सरकार है, वो अपने ऊपर बहुत खर्च करती है। देखिए, अगर आप इस बात का जायज़ा लें, गो कि भारत हमसे बहुत बड़ा है, ना सिर्फ रकबे के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर, इकॉनमी की साइज़ को अगर देखा जाए, लेकिन
अगर आप भारत के अंदर या इंडिया के अंदर आप देखें कि उनकी जो पॉलिसी थी, उनकी मुआशी पॉलिसी को भी अगर आप देखें, उन्होंने अलल्ले तलल्ले कम किए हैं। गो कि वहाँ पर करप्शन बहुत है और वहाँ पर कोई बंदा मिल जाए जो भारत इंडिया के अंदर रहने वाला है, जब आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं नहीं आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में ठीक है जी, मार्शल लॉ नहीं लगे, सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन सियासतदानों ने लूट मचाई हुई है। लेकिन रियासत ने जो कुछ एक्सपेंसेस जो हमारे मुल्क में बेदरीक किए जाते हैं वहाँ पर वो नहीं होते, वहाँ पर वो उस तरह नहीं होते। वहाँ पर एक अरसे तक वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो हमारे यहाँ पर जिस तरह होता है जी कि जी बहुत बड़े बड़े दफ्तरों के लिए, बड़े बड़े ओहदों के लिए महंगी महंगी गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाती हैं, वहाँ पर ये नहीं होता। एक ज़माने तक उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड, वो एक एम्बेसडर गाड़ी होती थी, फीएट गाड़ी होती थी, वो इस्तेमाल करते थे। अभी भी वहाँ पर क्योंकि इकॉनमी का साइज़ बहुत बड़ा, ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत हुई है, तो चलें थोड़े हालात वहाँ मुख्तलिफ ज़रूर हो गए होंगे, लेकिन आज भी अगर हम अपना मुवाजना करें उनसे तो हमारे अल्ले तल्ले उनसे बहुत ज़्यादा है। कमज़ोर मईशत, कमज़ोर मुआशी हालात, लेकिन अल्ले तल्ले हमारे उनसे ज़्यादा हैं। तो वर्ल्ड बैंक आपको दुनिया कह रही है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है आपको कि भाई जब तक आप अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे, टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे और अपने ख़र्चे कम नहीं करेंगे, तो आपका मुल्क गरीब से गरीब तर होता जाएगा। हम वाहिद न्यूक्लियर स्टेट हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए ये एक फ़ख्र की बात है, लेकिन अगर हम अपना डिसिप्लिन दुरुस्त नहीं करेंगे, जिससे हम मुआशी डिसिप्लिन या फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं, तो हमारी हालात बदल नहीं सकते। बिजली की कीमत इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क में बिजली घर तो लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसी महंगी बिजली है जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो अब हमारे सरों पर वो नाच रहे हैं बिजली के बिल, और ना वो कम होंगे ना हालात को बेहतर होंगे। डॉलर रुपी पैरिटी अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी बेहतर हो रही है, और बताया जा रहा है कि अगर रगड़ा लगा करेंसी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ तो शायद हमारा डॉलर 250 या 255 रुपए पर आ जाए। बहुत अच्छी बात है, मैं आप हम सब दुआ गो आ जाएँ, लेकिन कभी आपने रूट कॉज जानने की कोशिश की है कि आज हम इन हालात में पहुँचे क्यों हैं? इसके लिए मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता हूँ कि तारीख़ का मुताला बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने साथ क्या किया है। ओवरऑल महंगाई प्लस बद इंतज़ामी, मुआशी बद इंतज़ामी, वो आज हमारी यहाँ वजह बनी हुई है। एक फैक्ट जो कि मेरे दिल में काफ़ी अरसे से था, लेकिन मैं चाहता था मैं आपके सामने रखूं, वो PIA के हवाले से है। मतलब मैं शुरू से जब मैंने ट्रैवलिंग शुरू की तो जारी बात है पाकिस्तान के अंदर करें तो PIA से करते हैं, अब मुख्तलिफ एयरलाइंस आ चुकी हैं, PIA से करते हैं। इवन इंटरनेशनल ट्रैवल PIA के साथ होता था, बड़ा अच्छा होता था, लेकिन आज PIA के हालात क्या हैं इस वक्त, अगर मैं आपके सामने ये फैक्ट रखूं तो आप भी कानों को हाथ लगाएंगे। बाय द वे आज एक PIA का जहाज़ बताया जाता है कि वो लैंड हुआ और उसके टायर फट गए और फिर मुसाफिरों को शायद सियालकोट से बजरिया बस रवाना किया गया। मतलब ये हमारी एयरलाइन की हालत है। PIA का इस वक्त जो माहाना खसारा है, खसारा यानी लॉस हर महीने, वो 12 अरब रुपए का है। कौमी एयरलाइन की माहाना आमदन 22 अरब और अखराजात 34 अरब रुपए हैं। यानी कि आप 22 अरब रुपए कमाते हैं और 34 अरब रुपए आपका खर्चा है, तो हर महीने 12 अरब रुपए का आप लॉस किए जा रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारा जो ओवरऑल PIA का खसारा है वो 740 अरब रुपए पे पहुंच चुका है। ये हुकूमती फिगर्स हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं, चेंज नहीं हो सकते। लेकिन इसकी वजह क्या है? हमारे पास टोटल अब जहाज़ कौन से रह गए हैं? कुल 31, जिनमें से मेरे ख्याल में बताया जाता है कि एयरबस कंपनी के जहाज़ हैं। उस वक्त एयरबस है हमारे पास A320, और इनकी ये साख्त कैसी है कि इनके अंदर कुछ नए जहाज़ ऐसे हैं जिनकी हालत ही ख़राब है। आप उनके अंदर बैठे तो आपको पता चल जाता है उन जहाज़ों की हालत क्या है। कुछ जहाज़ बोइंग के हैं। अब बताया जाता है कि 15 के लगभग जहाज़ ऐसे हैं जो PIA ने लीज़ पर ले रखे हैं, और उनकी मद में ज़ाहिर बात है जो लीजिंग कंपनियों को हर महीने पैसे दिए जाते हैं, या वो उनके साथ एडजस्टमेंट्स होती है, पीरियोडिक होते होंगे, क्वार्टरली होते हैं, ईयरली होते हैं या मंथली होते हैं, वो PIA की अपनी डील है। लेकिन सबसे तबाहकुन बात जो मेरे और आपके लिए है वो क्या है कि PIA दुनिया की वाहिद एयरलाइन है, दुनिया की वाहिद एयरलाइन है जिस पर जहाज़ मतलब अगर देखा जाए कि अगर हमारे पास 30 टोटल चले जहाज़ है, 30 या 31, हर एक जहाज़ के लिए PIA के पास 500 लोग हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए।
जबकि दुनिया के दीगर बड़ी एयरलाइन कंपनीज़ के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर जहाज़ 150, 140, 150, 155 इतने लोग होते हैं। हमारे यहाँ पीआईए को क्या बना दिया गया है, एक रिक्रूटमेंट सेंटर बना दिया गया है। यूनियन मौजूद है, जो यूनियन के हज़रात देख रहे होंगे शायद वो मुझे बुरा भला कहें, क्योंकि सारी बात है वो अपने उस इदारे के साथ उनकी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है। लेकिन पीआईए का सबसे बड़ा मसला क्या है? पीआईए का मसला ये है कि वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी बनी हुई है। ख़ास तौर पर हमारे दोस्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब इक़्तिदार में आते हैं, आज भी सबसे ज़्यादा पीआईए की निजकारी को जो जमात रजिस्ट करती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है जी ये नेशनल एसेट है जी, वो आते हैं थोक के हिसाब से लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। उसका नतीजा ये है कि अगर पूरी एयरलाइन के लिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर पूरी एयरलाइन को 100 लोगों की ज़रूरत है तो पीआईए के अंदर 800 लोग मौजूद हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, 800 लोग मौजूद हैं। उसने क्या चल रहा है उस इदारे ने? आज पीआईए की हालत ये थी कि इस महीने पीआईए का ऑपरेशन मुअत्तल हो रहा था क्योंकि उनके पास चलाने के लिए पैसे ही नहीं थे। खसारा दर खसारा, खसारा दर खसारा, खसारा दर खसारा। फिर उनको एक लीज़ गवर्नमेंट ने, वो कर्जा उन्होंने दिया है 17 अरब रुपए का ऑपरेशन चलाने के लिए। अब हो क्या रहा है पीआईए के अंदर? इस वक्त जो SAFC बनी वो इन्वेस्टमेंट के लिए तो बनी हुई है, फैसिलिटेशन काउंसिल, लेकिन पूरे मुल्क में जो मुख्तदरीन के इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि जी पीआईए के एसेट्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, पीआईए की निजकारी ज़रूरी है। पीआईए हुकूमत नहीं चला सकती, कोई भी हुकूमत आ जाए वो नहीं चला सकती। आप फैशन कर लेंगे, नए नए जहाज़ ले आएंगे, महंगे महंगे जहाज़ लीज़ पर ले आएंगे, लीज़ पर लाएंगे ना, ख़रीदने की हमारे पास कहाँ औकात है। लीज़ पर लाएंगे, ख़र्चा फिर भी पूरा नहीं होगा, फिर भी खसारे में रहेगी पीआईए। कहाँ से पैसे पूरे करेंगे? मैं तो जितने लोगों से एविएशन की बात की है उनमें से किसी एक ने भी मुझे ये नहीं कहा कि पीआईए को हम खुद ही प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। पता नहीं कैसे बना सकते हैं, अनलेस कि हमारे पास बहुत सारा ज़र मुबादला हो, अरबों डॉलर इसके अंदर इन्वेस्ट किए जाए तो हाँ फिर ठीक है, इसको आप खुद ही खड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के पास नहीं है। 1-1 अरब डॉलर के लिए IMF के सामने नाक रगड़ना पड़ रहा है हमें। पीआईए की निजकारी आज भी रजिस्ट की जाएगी। मुझे नहीं उम्मीद कि निगरान हुकूमत के दौर में कुछ हो सकता है। फवाद हसन फवाद साहब बड़े क्रेडिबल एक ब्यूरोक्रेट हैं, उनको निगरान वो वज़ीर हैं ग़ालिबन निजकारी के, वो एक प्लान बना हुआ है, उस पर अमल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कितना अमल कर पाएंगे, लेकिन अब रियासती सतह पर फैसला हो गया कि पीआईए का बोझ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो इसलिए कि पीआईए एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है, पैसा डालो वो कुआं है उसमें चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या आपकी नेशनल कैरियर चल सकता है ऐसे हालात में? नहीं। ये एक मिसाल है पीआईए। आपको ऐसे 10 इदारे इस मुल्क के अंदर मिल जाएंगे जिनका यही हाल है, जिनकी निजकारी ज़रूरी है। आप कभी तरक्की नहीं कर सकते रियासती तौर पर, मुल्की तौर पर, अगर आप इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे। अब मैं एक अहम मौजू है, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्त जो चाहते हैं इमरान खान साहब की जल्द उनकी सज़ा, इसमें भी उनको बेल मिले, यानी साइफर वाले मामले पे। देखिए उनकी ज़मानत तो लग गई, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था वो जो खुसूसी अदालत है उसने रिजेक्ट की। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनकी ज़मानत होते नज़र नहीं आती, क्योंकि वो केस जिस तरह की उसकी नौइयत है, ना शाह महमूद साहब की ज़मानत यहाँ से हो सकती है, ना मुझे इमरान खान साहब की ज़मानत लगती है। वो बड़ा सख्त केस बना हुआ है। और असद उमर साहब का मैं अभी मुझे लगता है कि वो अभी भी वो हिफाजती उनका चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनको वो कितने रगड़े में आएंगे। शाह महमूद साहब के ख़िलाफ़ मामला सख्त है, उनको फॉरेन मिनिस्टर थे, उनसे कहा जा रहा है कि जी सर्टन आप बताएं, फिर वो कुछ बातें उन्होंने बता दी, उससे आगे वो नहीं जाते। इमरान खान साहब को यहाँ से बेल नहीं मिलेगी, मुझे लगता है अगर मिलेगी तो शायद सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, वो भी शायद वाली, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए, यहाँ से बेल उन्हें नहीं मिलेगी। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं बहुत खुशगवार हैरत में मुब्तला हो जाऊँगा अगर उन्हें यहाँ बेल मिल जाए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितनी मर्ज़ी तलखी ले आएँ, जितनी मर्ज़ी मसाइल इमरान खान के हों, कुछ काम नहीं होने चाहिए। जैसे कि जी केस आ गया जी, वो जी चल रहा है जी, वो इद्दत के दौरान निकाह वाला। देखें, ये बसद एहतराम बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, ये ज़ाती अमल है किसी का। भाई मुझे नहीं पता कि वो इद्दत के दौरान था, इद्दत के बाद था, क्या था, उससे पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शायद किसी को अपील नहीं कर रही होती, मुझे तो कम अज़ कम ये नहीं करती कि जी वो आप उनको ले आए जी कि उन्होंने इद्दत में निकाह किया था या इद्दत के दौरान ही कर लिया था। अब वो
ठीक है, ये काबिल एतराज़ बात भी होगी, शायद शरई तौर पर भी हो, शायद नहीं यकीनी तौर पर शरई तौर पर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पर्दा रहना चाहिए। ये मैं बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं कि मैं तो अल्लाह और बंदे का मामला है, ये तो बहुत सारी चीज़ों को बाहर नहीं, पर्दे नहीं चाक करने चाहिए लोगों के। तो इस मामले में मैं ये कहता हूँ कि पर्दे ना चाक किए जाएँ, लेकिन बहुत से मेरे दोस्त मुझसे इस बात से एग्री नहीं करते। लेकिन अगर आप इसका इसका जायज़ा लें तो फिर जब इसका इम्पैक्ट आता है पूरी सोसाइटी के ऊपर तो वो बड़ा नेगेटिव होता है, कोई इतना अच्छा नहीं होता। शायद कुछ ख़वातीन हैं जो इसको रिजेंट करती होंगी कि यार ये क्या शुरू हुआ है, ये कौन से केस हैं करने वाले, या ये कौन से केस हैं किसी को सज़ा जज़ा देने वाले, ये अल्लाह और बंदे का मामला है, पर्दे रखें लोगों के। ये एक मेरा नुक्ता नज़र है, शायद उससे आप उससे डिसएग्री करें। आखिर में मैंने गुज़िश्ता रोज़ जाते जाते आपको कहा था कि वो बहुत कुछ होने वाला है। वो बहुत कुछ होने वाला ये है कि आपको बड़े बड़े अजीब काम होते हुए नज़र आएंगे। यानी कि अब स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक आपको पता लगेगा कि कुछ लोग ऐसे राह चलते गिरफ्तार हो जाएंगे, और वो आम राह चलते एज इन कि वो नैब के चक्करों में को बुला लिया जाएगा, किसी को कॉल अप नोटिस, एक के बाद दूसरा तीसरा, फिर नैब उनको कई लोगों को बुला कर गिरफ़्तार करना शुरू कर देगी। ये सिलसिला ये ऑन द कार्ड्स है और ये होगा, और ये अगले 2 से 3 महीने दिसंबर तक ये उरूज पर मुझे लगता ही जाएगा, क्योंकि जो लोग मुझे बता रहे थे कि जी इसका शोर बहुत बढ़ेगा। शोर बढ़ेगा तो क्या होगा, शोर बढ़ेगा तो फिर शायद सारी जमातें ये कहें देखिए जी हमारे साथ तो ये हो रहा है, हमें कोई भी फिर शायद ये नहीं कहेगा हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। हर जमात ये कहेगी जी हमें हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है, और उनके तोपों के दाने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब होंगे। अब ये बाय डिज़ाइन होगा या निज़ाम खुद ब खुद करेगा, मेरे ख्याल में आप बहुत ज़हीन हैं, आप जानते हैं कैसे होगा। बहरहाल ये होने जा रहा है और आपको बहुत सी चीखों पुकार आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगी। ये व्लॉग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा अपने बहुत से दोस्त। एक मेरे दोस्त जिन्होंने कहा है कि मैं ज़रूर कहा करूं कि सब्सक्राइब किया करें, तो मेरी दरख्वास्त है कि जी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आप देख लेते हैं, आप सब्सक्राइब भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है और मैं आप सबका ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।